हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, तो इसी कड़ी में मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए केमिस्ट्री की पहली वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है सॉलिड स्टेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप वाकई में इस चैप्टर में से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 100% कंसंट्रेशन के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरी भी कोशिश रहेगी कि इसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नेम है सॉलिड स्टेट। तो वैसे आपको मैटर की 3 स्टेट के बारे में तो पता ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट से हम वाकिफ है, प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड में इनके बीच में थोड़ा गैप होता है और गैसेस में यही पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो सॉलिड होते हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और यही गैस के साथ होता है, इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मेरे साथ नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक पर, ताकि आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होते रहें। और मैं एक छोटी से छोटी चीज़ आपको करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर किसी को लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है सिर्फ सॉलिड्स के बारे में। लिक्विड और गैसेस के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। ये चैप्टर ही क्या है, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें जानना जरूरी है कि इनके बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो देखिए, 2 तरह के अपोजिट फोर्सेस इन तीनों के बीच में काम करते हैं, जिसके कारण ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से फोर्सेज है? जो फर्स्ट फोर्स है हमारा वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा जो फोर्स है वो है थर्मल एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट बिहेव करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या काम करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनको पास में बांध के रखने का काम करते हैं, और थर्मल एनर्जी क्या करेगी, उनको दूर भगाने का काम करेगी। तो इस तरह का ये काम करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं कि ये फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मोलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस। उसके में थर्मल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी पोजेस्ड बाय दी पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो पार्टिकल्स एनर्जी देते हैं और जिसके कारण वो क्या करते हैं, टेंड टू मूव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि किसी भी पार्टिकल को हमने एनर्जी दी, टेम्परेचर दिया और वो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। तो ये 2 फोर्सेस हैं जिन पर ये मैटर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है जरा देख लीजिए। सॉलिड में क्या होता है, लो टेम्परेचर होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनमें थर्मल एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, हाई होंगे, यानी कि ज्यादा होंगे, जिसके कारण ये क्या ना, पार्टिकल एक दूसरे के काफी अट्रैक्शन में रहेंगे, बिल्कुल पास पास रहेंगे। और इनको दूर करने के लिए अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, यानी कि काफी स्ट्रोंगली एक दूसरे से बाइंड है, तो इनको दूर करने के लिए क्या, ज्यादा थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, एक दूसरे के साथ बंध के रहते हैं। सॉलिड्स के बारे में आप जानते ही हो और हम डिस्कस कर लेंगे। लिक्विड के अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करेगा। इनके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे। गैसेज में भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं, तो इसलिए इनके जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसको नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या थी, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। यानी कि सॉलिड्स का क्या होता है, एक प्रॉपर आकार होगा, निश्चित आकार होगा। आकार निश्चित है तो उसका मतलब क्या है, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम भी फिक्स होगा।
तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सॉलिड्स की सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड। तो ये क्या है? द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस इन सॉलिड्स आर शॉर्ट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं सॉलिड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो एटम्स हैं उनके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा? काफ़ी कम होगा। गैप कम होगा तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में बहुत कम होती है। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सॉलिड्स की थर्ड प्रॉपर्टी है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लाइक एज एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। यानी कि ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपनी मीन पोजीशंस पर ऑसिलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड्स के बीच में क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके कारण वो इधर उधर हिल डुल नहीं सकते। जैसे अगर हम वाटर का एग्जाम्पल ले तो क्या होगा? वाटर को अगर हम हिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो ऐसे हिल जाता है, हिलेगा, होता है ना, ये बह सकता है वो वाटर। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है? ये है जैसे मार्कर, तो ये क्या होगा? ये फिक्स है, इसकी शेप फिक्स है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स है ना वो क्या करेंगे? उनकी फिक्स पोजीशन होगी और वो उस पोजीशन से हिल नहीं सकते। उनमें सिर्फ एक प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, वो क्या होगी? ऑसिलेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि वो ये फर्स्ट जैसे ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो ये अपनी मीन पोजीशन यानी कि जहाँ पर है ये, इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत ऐसे मूव हो सकता है, इससे ज़्यादा ये मूव नहीं हो सकता। ये कहती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। और इसी ऑसिलेशन के कारण क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। अब कई बार हमने देखा होगा भाई सॉलिड्स में वाइब्रेशंस होती हैं यानी कि वो कंपन करते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशंस पे ऑसिलेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हिल सकते तो उनमें कौन सा गुण आ जाना था? कौन सी प्रॉपर्टी वो शो करते? वो वाटर वाली प्रॉपर्टी शो करते। तो ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। और सॉलिड्स क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल होते हैं यानी कि इनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे आपने स्पंज देखी होगी, उसको अगर हम कंप्रेस करें यानी कि दबाएंगे तो क्या होगा? वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसमें स्पेस होता है बीच में। लेकिन जो सॉलिड्स होंगे, अगर एक पत्थर हम ले लेते हैं और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें यानी कि इसको कंप्रेस करके इकट्ठा करने की कोशिश करें तो क्या वो होगा? नहीं होगा। रिजिड भी वही होता है, सख्त। रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड। तो ये भी नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी से रिलेटेड। तो ये क्या है? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि इनकी डेंसिटी को हम कहते हैं घनत्व। पर यूनिट एरिया में कितने एटम्स आ रहे हैं वो क्या होगा? सॉलिड्स में ज्यादा होती है किसके कंपैरेटिवली? लिक्विड एंड गैसेस के। और नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है इनको पिघला नहीं सकते हम जल्दी से। जैसे आयरन का एग्जांपल हम लेंगे तो आसानी से ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। और सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में क्या होगा? उनको हम इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। और सॉलिड की लास्ट प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। अब आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। वह ये मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या है? बहुत हाई होता है सॉलिड के केस में। और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को दो भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड है अमोर्फस। काफ़ी सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई सॉलिड मान के चलते हैं, कोई सॉलिड है और इसमें यहां ये जो क्रॉस है यहां कोई एटम्स है। तो इन क्रॉसेस पे एटम्स, और ये जितने भी बॉक्सेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल इक्वल शेप के हैं, एक जैसा आकार है इन सभी का। तो ये एक एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का।
आपकी बुक में भी एक अलग सा डायग्राम बना हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो भी आपको मैं शो करूंगा, लेकिन अभी इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। तो देखो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि जो एटम्स होंगे वो उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उनका क्या होगा, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, यानी कि इनमें जो एटम्स का जो पैटर्न होगा, ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न है, ज्योमेट्री जो इसमें बनती है वो प्रॉपर होगी, उसकी एक प्रॉपर शेप होगी। यहां आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्वायर टाइप, तो इसमें जितने भी बॉक्सेस बनेंगे वो स्क्वायर टाइप बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इसमें एक जैसी ज्योमेट्री बन रही है सभी के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ इसी प्रकार के होते हैं। इसके कारण क्या है ना, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के कारण ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनमें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ये क्या चीज है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैं यहां देखूं तो भी मेरे को यही पैटर्न दिखाई देगा, और अगर मैं काफी दूर 2-4 मीटर दूर जाके देखता हूं तब भी मेरे को यही पैटर्न दिखाई देगा, और आगे देखेंगे तब भी मेरे को यही पैटर्न दिखाई देगा। यानी कि पूरे सॉलिड्स में, पूरा जो सॉलिड है जिसका हमने सैंपल लिया है, उसको कहीं भी हम चेक कर लें, उसमें एक जैसा पैटर्न ही हमें दिखाई देगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl। इससे आप फैमिलियर होंगे सभी, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, तो वो उनकी शेप क्या होती है, एक जैसी होती है। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। तो इसमें दो ही मेन पॉइंट है, एक तो इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, या हम ये कह सकते हैं इनका प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होगी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डेफिनेशन मैं आपको नोट करवा दूंगा। और सेकंड इसमें जो पॉइंट है वो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, जिसमें क्या है ना, लंबे तक के है ना, कहीं भी हम इसको चेक कर लें, इनका जो ऑर्डर मिलेगा हमें एक जैसा ही मिलेगा, हर जगह एक जैसी ही शेप्स हमें दिखाई देगी, एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड के बारे में, तो इनमें क्या है ना, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट क्या है, नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स। इनमें कोई प्रॉपर डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती। और सेकंड थिंग क्या है, ये तो लॉन्ग रेंज है, और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज का मीनिंग क्या होता है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे ये क्या है, अमोर्फस, जहां क्रॉस है वहां क्या है, एटम्स। तो इसमें कोई देखो बॉक्स आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, अमोर्फस का एग्जांपल है। अब इसमें हो सकता है कि रेगुलर पैटर्न हमें मिल जाए, जैसे इसमें रेगुलर पैटर्न मिल रहा है ना, हो सकता है अमोर्फस में रेगुलर पैटर्न मिल जाए, लेकिन वो क्या ना, थोड़े से शॉर्ट रेंज के लिए होगा वो, यानी कि थोड़ी दूर तक दिखाई देगा वो। जैसे यहाँ ये बॉक्स देखो आप, और यहाँ ये बॉक्स देखो, इक्वल से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या, एक बड़ा बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है ये। तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि इसमें जो भी रेगुलर पैटर्न हमें दिखाई देगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये तो हम कहीं भी चले जाएं थ्रू आउट दी क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी में भी, पूरा जो सैंपल हम ले रहे हैं उसमें हमें एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या, ऐसा पैटर्न सिर्फ शॉर्ट रेंज पे दिखाई देगा, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंसेज पे दिखाई देगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया भी कि ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये चेंज हो गया, तो ये शॉर्ट रेंज है, यानी कि थोड़ी दूरी पर हमें ऐसा दिखाई देगा पैटर्न। बाकी तो इसका क्या है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। तो ये है आपका अमोर्फस सॉलिड। अब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, आपको ये जो रिंग दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही होता है कि रेगुलर पैटर्न होगा। और अमोर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि जितने भी रिंग्स इसमें दिखाई दे रहे हैं वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी शेप का है। तो ये अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो अमोर्फस सॉलिड का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका प्लास्टिक, रबड़, ये अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। ग्लास, कोल, ये हम सब एग्जाम्पल अमोर्फस सॉलिड में ले सकते हैं। तो अब आप नोट कीजिए इनकी डेफिनेशन, अमोर्फस सॉलिड और
क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो देखिए, द सब्सटेंस वुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि वो सारे के सारे सब्सटेंस जो क्या एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, उनको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनका जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इनमें, ये हम क्लियर कर चुके हैं। एग्जाम्पल इसमें सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज, पोटेशियम नाइट्रेट। अब बात करते हैं अमोर्फस के बारे में। तो अमोर्फस की डेफिनेशन नोट कीजिए, द सब्सटेंस व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड्स, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनमें कोई प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होंगे। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसे कहते हैं? रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज ओनली। यानी कि जो रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटिंग जो पैटर्न है वो हमें छोटी डिस्टेंसेज तक ही दिखाई देगा। एग्जाम्पल आपको मैं बता चुका हूँ, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कोल, ये इसके एग्जाम्पल है।